हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं फिर आपके सामने हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस के साथ। रेजोनेंस एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है जो एक तरह से पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना जहाँ जहाँ कॉन्सेप्चुअल आएगा कॉन्सेप्ट उस सब जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि रेजोनेंस के साथ एक और टर्म आता है मेजोमेरिक इफेक्ट, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा। रेजोनेंस एंड मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है वो आगे हम लोग समझेंगे, पहले समझते हैं रेजोनेंस होता क्या है। तो देखो जी, रेजोनेंस जो केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, केमिस्ट्री के अलावा रेजोनेंस दो जगह और आपको पढ़ना रहता है। तुम सबको 11th क्लास के फिजिक्स में रेजोनेंस मिलेगा, साउंड वेव जो पढ़ाया जाएगा तब, और फिर रेजोनेंस मिलेगा 12th क्लास के फिजिक्स में जब आपको पढ़ाया जाएगा LCR सर्किट। लेकिन वो सब रेजोनेंस बहुत एक सिंपल सा फिनोमेना को रिप्रेजेंट करता है, बट केमिस्ट्री का रेजोनेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है और एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको समझना बेहद ज़रूरी है। अब रेजोनेंस होता क्या है, तो रेजोनेंस का डेफिनेशन है, रेजोनेंस एक फिनोमेना और प्रोसेस है जिससे कोई कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को इन्हांस कर सकता है। रेजोनेंस इज ए फिनोमेना और प्रोसेस थ्रू विच ए कंपाउंड कैन इन्हांस और इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। रेजोनेंस से कोई कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। हाँ, पॉइंट यह है कि रेजोनेंस से कौन कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, तो रेजोनेंस में से कौन कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है और रेजोनेंस में होता क्या है। तो रेजोनेंस में क्या होता है तो पूरे इस चैप्टर में मैं पूरे इस वीडियो में यही आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं रेजोनेंस से कौन कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। तो जिस कंपाउंड के स्टेबिलिटी लो होता होगा, किस कंपाउंड का स्टेबिलिटी लो हो सकता है, तो जिस कंपाउंड के अंदर का जो बॉन्ड है वो वीक होता होगा। तो किस कंपाउंड का बॉन्ड वीक होता है, तो तुम सबको ये बात पता है कि कंपाउंड के अंदर जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड और कार्बन के कंपाउंड्स को ही डील करते हैं। हालांकि रेजोनेंस हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी होता है, बट मोस्टली रेजोनेंस का जो फिनोमेना देखिएगा आपको, उसका जो एप्लीकेशन दिखेगा, जो हैपनिंग होगा वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा होता है। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी रेजोनेंस होता है और वो लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, रेंज में है, बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो जिस कंपाउंड के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर दो तरह का जनरली बॉन्ड होता है, जिसमें से एक है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड और एक हमारा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है हमारा पाई बॉन्ड। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स के लीनियर ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, तो सिग्मा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स के साइडों जो ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, इसलिए पाई बॉन्ड वीकर होता है। तो जितने भी कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड होता है उस सभी कंपाउंड का स्टेबिलिटी लो होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर, रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। यह कंपाउंड है ब्यूटा 1,3 डाइन। इस कंपाउंड का नेम है ब्यूटा 1,3 डाइन। तुम सब नोमेनक्लेचर में पढ़े हो, वैसे नोमेनक्लेचर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, नोमेनक्लेचर का IPH नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूरा मैं वीडियो बनाया हूँ कंप्लीट। वो आपका लिस्ट पूरा एक तरह से सेट है, प्लेलिस्ट है, उसको आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये ब्यूटा 1,3 डाइन है। इस कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड है। जिस भी कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड होता है उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसलिए उसको इजीली कोई ब्रेक कर सकता है। साथ साथ एक और पॉइंट है। अच्छा, एक और बात, कितने बच्चों को लगता है कि पाई बॉन्ड पहचाने कैसे? तो इट इज़ वेरी सिंपल। किसी भी कंपाउंड में
जितने सिंगल बॉन्ड्स है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, और जहां जहां मल्टीपल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होगा। मीन्स जहां जहां मल्टीपल बॉन्ड है वहां पाई बॉन्ड हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड में वॉन्स बॉन्ड सिग्मा होता है, रेस्ट बॉन्ड पाई होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा। तो पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना यही तरीका है सिंपल, जहाँ मल्टीपल बॉन्ड है वहाँ पे एक सिग्मा होगा, बाद बाकी पाई बॉन्ड होगा। तो जिस भी कंपाउंड के पास पाई बॉन्ड रहता है उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी जनरली लो रहता है, स्टेबिलिटी कम रहता है। क्यों? क्योंकि पाई, इसकी वजह से दो रीजन, एक तो पाई बॉन्ड यहाँ पे है तो जो सिग्मा बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्गर है, बट जो इनका पाई बॉन्ड है वो वीकर है। ऊपर से जहां भी पाई बॉन्ड रहता है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और जहां मल्टीपल बॉन्ड है डेफिनेटली वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहता है। दो एटम के बीच में यहाँ पे देख रहे हो दो दो बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, तो जहां जहां पाई बॉन्ड होता है वहां वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, उस पर से यहाँ पे एक ऐसा बॉन्ड है जिसको ब्रेक करना बहुत इजी है। तो होता क्या है, जितने भी कंपाउंड है जिनके पास पाई बॉन्ड है उनका स्टेबिलिटी लो होता है। तो पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो अपने स्टेबिलिटी को कैसे इन्हेंस करेंगे? क्योंकि ये तो एक तरह से वाइटल फैक्ट है और नेचुरल भी है कि एवरी सब्सटेंस है टेंडेंसी टू इनहैंस और इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। सब के सब, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब के सब का एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि स्टेबिलिटी को इनहेंस करें, क्योंकि सब चाहता है कि ज़्यादा स्टेबल हो। तो वो चीज़ यहाँ भी है। अब ये ब्यूटाओन-3-डाइन अपने स्टेबिलिटी को इनहेंस करेगा कैसे? तो इसको देखिए यहाँ पे ये जो ब्यूटाओन-3-डाइन है इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग। जितने भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज है उस सबको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। आप किसी चीज को लेना चाहते हो जो आपके पास नहीं रहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल वह स्पेसीज होता है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन लेना कौन चाहेगा? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो उसको हम लोग E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी दुनिया में जितने भी वो स्पेसीज है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, सबको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो उसका भी वीडियो है, आप देख सकते हो। फिलहाल मैं यह बता रहा हूं कि यह ब्यूटाओन-3-डाइन की स्टेबिलिटी कम है। यह ब्यूटाओन-3-डाइन की स्टेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि इस ब्यूटाओन-3-डाइन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से जहां पे पाई बॉन्ड रहता है वहां पे पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स जहां पे रहता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहा जाता है। ये पाई बॉन्ड, इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड भी कहा जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो रुका रहता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज मूविंग स्टेट में रहता है। तो जिस तरह से क्लाउड हमेशा मूव करते रहता है उस तरह से इलेक्ट्रॉन भी मूव करते रहता है। दैट्स व्हाई पाई इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। जो भी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में प्रेजेंट होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। पाई बॉन्ड का सिंपल डेफिनेशन है, जो बॉन्ड ऑर्बिटल के साइड जो ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब यहां पे देखो, ब्यूटाओन-3-डाइन के पास पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ब्यूटाओन-3-डाइन का स्टेबिलिटी कम है। क्यों कम है? क्योंकि इस ब्यूटाओन-3-डाइन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इजीली यहां पे अटैक कर सकता है, और अटैक करके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके बॉन्ड इसे फॉर्म कर सकता है।
क्योंकि पाई बॉन्ड को ब्रेक करना ईजियर है, और जहां पाई बॉन्ड है वहां पे इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आराम से इस ब्यूटाओनथ्रीडाइन का जो पाई बॉन्ड है वहां पे अटैक करके पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इससे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो किसी कंपाउंड पे किसी अटैकिंग रिएजेंट का, किसी कंपाउंड पे किसी स्पेसीज का अटैक का चांस ज्यादा है, इसका मीनिंग इसका स्टेबिलिटी क्या है, लो है। या ब्यूटाओनथ्रीडाइन का स्टेबिलिटी लो है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज इसके ऊपर आराम से अटैक कर सकता है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के यहाँ पर अटैक करने का चांस ज़्यादा है तो इसका स्टेबिलिटी लो है। तो यह कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है। तो यह कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएगा, यह कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को इनहेंस कैसे करेगा? तो कंपाउंड को अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। तो ये कंपाउंड सोचेगा कि आखिर इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? तो क्यों, इसलिए क्योंकि इस ब्यूटाओनथ्रीडाइन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इसी पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड रहता है, इसलिए पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उसके इलेक्ट्रॉन को लेना ईजी है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है। अब ये कंपाउंड चाह रहा है कि इसका स्टेबिलिटी बढ़े, मतलब इस इलेक्ट्रोफाइल के इसके ऊपर अटैक करने का चांस घटे। तो इस इलेक्ट्रोफाइल के इसके ऊपर अटैक करने का चांस कैसे डिक्रीज होगा? तो ये कंपाउंड सोचता है कि किस वजह से कर रहा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये कंपाउंड करता क्या है कि अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को बदलने लगता है। जब पाई इलेक्ट्रॉन को पोजीशन को बदलने लगता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है, इस इलेक्ट्रोफाइल को पता ही नहीं चलता कि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो अटैक करने का चांस कम हो जाता है। और इसी फिनोमेना को रेजोनेंस बोलते हैं। मिस रेजोनेंस क्या हुआ? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कोई कंपाउंड अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को जब मूव कराता है अपने स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, तो उसी पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन का, उसी पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। अब ये ठीक वैसे ही होता है जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल मानो अपने घर में बैठेगा तो आराम से पुलिस को नैप कर लेगी। क्रिमिनल को, अगर क्रिमिनल बचना चाहता है पुलिस के अटैक से, क्योंकि क्रिमिनल को पुलिस अटैक करेगी, अटैक करके उसको कैच करेगी। अगर क्रिमिनल को पुलिस से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? जिस वजह से पुलिस के ऊपर अटैक कर रहा है उस चांस को कम करना होगा। अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि पुलिस को पता हो गया कि क्रिमिनल का भी कहाँ पे स्पॉट है, क्रिमिनल का अड्डा कहाँ पे, वहाँ पर जाएगी पुलिस, आराम से नैप कर लेगी। तो क्रिमिनल करता क्या है कि अपने पोजीशन को, लोकेशन को बदलने लगता है। क्रिमिनल अपने जगह को जैसे जैसे बदलने लगेगा, क्रिमिनल की जगह बदलने से पुलिस को एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा भी क्रिमिनल कहाँ पे है, और उसके ऊपर अटैक होने का चांस कम हो जाएगा और फिर क्रिमिनल के पकड़ाने का चांस कम हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ यह कंपाउंड जो हमारा ब्यूटाओनथ्रीडाइन है, अपने स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक के चांस को घटाने के लिए अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट कराने लगता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को शिफ्ट करने लगता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को शिफ्ट करने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल को पता नहीं चलता है कि फिलहाल मॉलिक्यूल के अंदर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उसके ऊपर अटैक करने का चांस कम हो जाता है। और अटैक करने का चांस जब कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अब इसी फिनोमेना का नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस का डेफिनेशन होता है, रेजोनेंस इज ए फिनोमेना और प्रोसेस through which a compound can enhance its stability. During resonance, only delocalization of pi electrons takes place. Electrons present in pi bond are called pi electrons, and electrons which can form pi bond are also called pi electrons. During resonance, only pi bond breaks and pi bond forms, nothing else takes place. मीन्स रेजोनेंस के ड्यूरिंग ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट इन एनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड एटम्स इन रेजोनेंस।
रेजोनेंस के ड्यूरिंग किसी सिग्मा बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। रेजोनेंस के ड्यूरिंग किसी कंपाउंड में कोई भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है। ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन चेंज होता है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को डिलोकलाइज करके ही हमारा मॉलिक्यूल अपने स्टेबिलिटी को क्या करता है, इनहेंस करता है। तो चलो देखो किस तरीका से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है हमारा यह मॉलिक्यूल अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो अब इलेक्ट्रोफाइल इसको ऊपर अटैक कर रहा है, उस अटैक के चांस को कम करने के लिए यह ब्यूटावथिडाइन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को शिफ्ट करता है, मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज करता है। बट एक्चुअल में किस तरह से डिलोकलाइज करता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शिफ्ट करता है, ये तो इस मॉलिक्यूल के अलावा दुनिया में किसी को पता नहीं है। कोई मॉलिक्यूल अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिलोकलाइज और शिफ्टिंग करता है, यह मॉलिक्यूल के अलावा किसी को पता नहीं रहता है। बट हम लोग केमिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए इस कंपाउंड के पाई इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसे करते थे मॉलिक्यूल जानता है। बट हमें दुनिया को दिखाना है कि यह कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है। तो दुनिया को दिखाना है कैसे कर रहा है, तो हम लोग खुद से सोचे करेंगे। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में है। अब यहाँ पे कंपाउंड अपने पाई बॉन्ड के पोजीशन को शिफ्ट कर रही है, तो कैसे करेगी, इस पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को ये कंपाउंड यहाँ शिफ्ट कर देता है। अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ जब निगेटिव आएगा तो ये चाहेगा कि यहाँ पॉजिटिव हो, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन शिफ्ट करने का मीनिंग क्या हुआ, पहले वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म करना है। क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होता है तो दूसरा बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि तभी पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन शिफ्ट होगा। अब इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ आ गया निगेटिव, क्योंकि आपको पता है इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अगर बोथ इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन पे आ जाएगा तो जिसके पास आएगा उस पे आ जाएगा निगेटिव, और दूसरे वाले इस कार्बन पे क्या आएगा, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो फिर सेम कहानी यहाँ भी होगा, जैसे ही अब जैसे ही यह दो यहाँ पे आएगा निगेटिव, ये चाहेगा कि इस कार्बन पे आ जाए पॉजिटिव, तो इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाता है। इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाता है। एक मिनट, इसके रेजोनेंस को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ नीचे। ये हमारा ब्यूटाओन्थिडाइन है। यह कंपाउंड किस तरीका से अपने पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, इसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ इस कंपाउंड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था तो इसको अलग कर दिया। अब गौर से देखो, इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। अगर बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया तो यहाँ आ गया निगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। यहाँ जब निगेटिव आएगा तो चाहेगा कि यहाँ पॉजिटिव आए, इसके लिए इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। एरो साइन दिखाता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मीन्स एरो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को शो करता है। इस बॉन्ड में बोथ दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम का है, कार्बन का है, बट दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम एटम पे शिफ्ट करेगा, तो जिसके पास जाएगा वहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद जो अगला स्ट्रक्चर होगा वो यह होगा। इसको मैं फर्स्ट शो कर रहा हूं, अगला स्ट्रक्चर यह हुआ सेकंड, CH2 माइनस। यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और यहाँ पे आ गया प्लस। तो मैं शो कर रहा हूं कि पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के बाद किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो आया। बट
एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, जो पाई बॉन्ड को हम लोग ऐसे शिफ्ट किए हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है। मीन्स इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। अगर ये बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव और इस कान पे आ जाएगा पॉजिटिव। जब यहाँ आया निगेटिव तो ये चाहेगा कि यहाँ पॉजिटिव आए, तो इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा निगेटिव। तो यहाँ पे आया है निगेटिव और यहाँ पे आया है पॉजिटिव, तो इनके बीच फिर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन जिस तरह से शिफ्ट में कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अगर वैसा होगा तो ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा। CH2 प्लस CH माइनस। तो आप देख रहे हो कि ये ब्यूटाओनथ्रीडाइन का जो 3 स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ डेवलप किया हूँ, इस सभी स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि ब्यूटाओनथ्रीडाइन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का किस तरह से डिलोकलाइजेशन हो रहा है, किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ये शो कर रहा है इस चीज को। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकलाइजेशन मूवमेंट को ये शो कर रहा है। लेकिन ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं राइट किया हूं, ये तो खुद मैं इमेजिन करके किया हूं, मैं अपने इमेजिनेशन के बेसिस पे राइट किया हूं कि इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हुआ होगा मोलिक्यूल के अंदर। मोलिक्यूल के अंदर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हुआ होगा, ये तो मोलिक्यूल के अलावा कोई नहीं जानता है। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करके स्ट्रक्चर्स राइट करते हैं। तो किसी कंपाउंड जिसके अंदर पाई बॉन्ड है, जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो रेजोनेंस करता है अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को शिफ्ट करके जो स्ट्रक्चर्स राइट किया जाता है, ऑल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। मींस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये सब हुआ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, नो रियल। इस सारे के सारे ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, दे हैव नो रियल एग्जिस्टेंस बिकॉज these structures are developed by our imagination। हम अपने इमेजिनेशन से ये डेवलप किए हैं, खुद इमेजिन करके हम लोगों ने लिखा है, इसलिए ये सब के सब इमेजिनरी है, कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन हाँ, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्यूटाओनथ्रीडाइन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिलोकलाइज कर रहा है, किस तरह से मूवमेंट करा रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या, यह रेजोनेंस। मीन्स ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो मैं राइट किया हूं, यह बता रहा है किस तरीका से ब्यूटाओनथ्रीडाइन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज कर रहा है और मूवमेंट करा रहा है। लेकिन ये सभी के सभी स्ट्रक्चर्स इमेजिनरी है। एक्चुअल में ये जो ब्यूटाओनथ्रीडाइन आप देख रहे हो, जिसको मैं इस तरह स्ट्रक्चर लिखा हूं, एक्चुअल में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका देखिए, तो आप सब समझो, जो भी कंपाउंड इस दुनिया में है जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है, और वो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रेजोनेंस करता है, तो उस कंपाउंड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वह उसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। अब यहां पे ब्यूटाओनथ्रीडाइन का एक्चुअल फॉर्म मींस एक्चुअल स्ट्रक्चर ब्यूटाओनथ्रीडाइन का यह होता है। गौर से देखो आप सब, यह ब्यूटाओनथ्रीडाइन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जहां पे इस ब्यूटाओनथ्रीडाइन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4 है। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पाई बॉन्ड यहां पे है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। एक्चुअल में ये जो हमारा ब्यूटाओनथ्रीडाइन का स्ट्रक्चर होता है, उसमें अपने ऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को मोलेकुल, पूरे मोलेकुल में मूवमेंट कराते रहता है। मींस एक्चुअल स्ट्रक्चर यह है, जहां पे ऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ब्यूटाओनथ्रीडाइन का पूरे मोलेकुल में घूमते रहता है। एक्चुअल में
ब्यूटाओथ्रिडाइन का 4 pi इलेक्ट्रॉन्स पूरे मोलिक्यूल में मूवमेंट करते रहता है। यह ब्यूटाओथ्रिडाइन का एक्चुअल फॉर्म है, एक्चुअली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस ब्यूटाओथ्रिडाइन का एक्चुअल फॉर्म को नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस एक्चुअल फॉर्म को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्यों बोलते हैं इसको? तो रेजोनेंस का मतलब, रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर, मीन्स जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे हैं उस सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से बनता है। मीन्स आप देख सकते हो कि रेजोनेंस हाइब्रिड इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब एक कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ? तो आप देखिए, इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। इस ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड बीच में है। मीन्स तीनों स्ट्रक्चर को आप मिला दोगे तो पता चलेगा कि ब्यूटाओथ्रिडाइन के सभी कार्बन के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है न, क्योंकि एग्जैक्टली डबल बॉन्ड भी नहीं है और एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड भी नहीं है। इन दोनों इस स्ट्रक्चर में बीच वाला जो कार्बन का बॉन्ड है वो सिंगल है, टर्मिनल वाला डबल है। ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर में बीच वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड है, टर्मिनल वाला सिंगल बॉन्ड है। इसका मीनिंग हुआ तीनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी आ जाएगा, हर कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो और सिग्मा बॉन्ड तो सबके पास है ही। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ऑल 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है ब्यूटाओथ्रिडाइन का ऑल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे मोलिक्यूल में यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम रहा है। मीन्स सभी कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड है, मीन्स कनेक्टेड है, मीन्स सभी कार्बन के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो चूंकि यह तीनों स्ट्रक्चर को मिलाने से डेवलप हो रहा है एक तरह से, इसलिए इसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। यह हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड। यह हुआ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाओथ्रिडाइन। ब्यूटाओथ्रिडाइन एक्चुअल में इसी फॉर्म में रहता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका यही है। अब आप बोलोगे कि अगर ब्यूटाओथ्रिडाइन का एक्चुअल स्ट्रक्चर यह है तो जब भी कोई बोलता है कि ब्यूटाओथ्रिडाइन को राइट करो, हम लोग इसको क्यों लिखते हैं? जब भी कहीं कोई बोलेगा ब्यूटाओथ्रिडाइन का स्ट्रक्चर क्या है तो आप ब्यूटाओथ्रिडाइन का ये स्ट्रक्चर लिखोगे, जबकि मैं बोल रहा हूं कि ब्यूटाओथ्रिडाइन का एक्चुअल स्ट्रक्चर यह है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं कि लिखने और पढ़ने की सुविधा के लिए। देखो जी, ये राइट है कि ब्यूटाओथ्रिडाइन का स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर यही है, इसी फॉर्म में ब्यूटाओथ्रिडाइन रहता है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर किस तरह से क्या है और भी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले समझो इसको। ये राइट है कि ब्यूटाओथ्रिडाइन का एक्चुअल स्ट्रक्चर यही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस स्ट्रक्चर को न हम लोग लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे बोला जाए कि आप इसका आईपीएसी नेम राइट करो, यू कांट राइट, आप नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसे पता ही नहीं है कहां पे पाई बॉन्ड है, कहां पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप उसका आईपीएसी नेम कैसे राइट करोगे? इसलिए आईपीएसी नेम आप राइट इसका तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन पता ना हो, और आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन यहां पे पता नहीं है, इसलिए आप उसका आईपीएसी नेम राइट नहीं कर सकते हो। जब उसका आईपीएसी नेम राइट आप नहीं कर पाओगे, जब इसका आईपीएसी नेम आप राइट नहीं कर सकते हो तो फिर इसको बोलोगे कैसे? तो हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड जो हमारा होता है, जितने भी दुनिया में कंपाउंड रेजोनेंस करता है अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज करता है, उस सभी कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। लेकिन उस रेजोनेंस हाइब्रिड को आप कंप्रिहेंड कर सकते हो, आप समझ सकते हो, लेकिन उस रेजोनेंस हाइब्रिड को आप लिख और पढ़ नहीं सकते हो, उसका कोई नेम आईपीएसी नेम राइट नहीं कर सकते हो और उसको पढ़ नहीं सकते हो। तो लिखने और पढ़ने की सुविधा के लिए, माइंड इट, फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, लिखने और पढ़ने की सुविधा के लिए जो भी कंपाउंड इस दुनिया में रेजोनेंस करता है
उस कंपाउंड का जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमारा ब्यूटाओथ्रिडाइन का ये 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि हाउ टू जज द स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंपाउंड। मैं आगे सिखाऊंगा कि मोर देन 1 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कैसे जज करते हैं और कैसे उसको कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है, उसको कैसे डिसाइड करेंगे आगे मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं इतना बता रहा हूं कि इन तीनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर में हमारा ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो फर्स्ट है ये मोस्ट स्टेबल होता है। ब्यूटाओथ्रिडाइन का फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होता है, इसीलिए ब्यूटाओथ्रिडाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स इसको लिखते हैं। लेकिन ये ब्यूटाओथ्रिडाइन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। ब्यूटाओथ्रिडाइन का एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन है? ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। एक्चुअल में हमारा ब्यूटाओथ्रिडाइन जिस फॉर्म में रहता है वो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है, और यह रेजोनेंस हाइब्रिड है ब्यूटाओथ्रिडाइन का जो इसका एक्चुअल फॉर्म है। लेकिन लिखने और पढ़ने की सुविधा के लिए हम लोग किसी भी रेजोनेटिंग कंपाउंड के मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर के IPS से नेम भी लिखा जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है, बट एक्चुअल जो उसका फॉर्म है उसका IPS से नेम राइट करना और लिखना पढ़ना मुश्किल है। तो आप याद रखिए ब्यूटाओथ्रिडाइन लिखा ऐसे जरूर जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल स्ट्रक्चर उसका यह है। हम लोग एक्सपेरिमेंटली पता भी किए हैं तो देखे हैं कि ब्यूटाओथ्रिडाइन में जो बीच वाला कार्बन का बॉन्ड है इसके पास भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मीनिंग हुआ इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हो जाता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि जो ब्यूटाओथ्रिडाइन का जो ये स्ट्रक्चर है वो इसका एक्चुअल नहीं है, ये इसका कैनोनिकल है, एक्चुअल यह है। अब इस रेजोनेंस वाला जो फिनोमेना है जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसको और क्लियरिटी देने के लिए मैं एक डे टू डे लाइफ के एग्जांपल ले रहा हूं। गौर से देखिए। अब देखो जी, अब यहां पे किस तरीका से मॉलिक्यूल अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज किया, और फिर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, वो सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से फॉर्म होता है। लेकिन किसी कंपाउंड के जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमारा यहाँ पे ब्यूटाओथ्रिडाइन है, इसका ऑल 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इक्वली स्टेबल नहीं है, सबका स्टेबिलिटी अलग अलग है। तो ब्यूटाओथ्रिडाइन के रेजोनेंस हाइब्रिड में किस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो उसके स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक वैसे ही जैसे देखो यहाँ पे कोई क्रिमिनल है, राइट, तो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल तो घूमता रहेगा, एक जगह रुकेगा तो आराम से पुलिस को पकड़ लेगी। तो क्रिमिनल अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, अपने अड्डा को बदलते रहता है, घूमते रहता है। मान लो इसका बहुत सारा अड्डा है, यहाँ पे क्रिमिनल के ये है चाचा का घर है, ये चाची का घर है, एक काका का घर है, एक काकी का घर है, ये नाना का घर है, ये नानी का घर है, ये उसके मामा का घर है। इस तरीक़ा से बहुत सारा अड्डा है क्रिमिनल का। एक क्रिमिनल का ये सब अड्डा है। जहां पे वो छुप सकता है। अब बोलोगे सर सबका घर अलग अलग कर दिए है, तो हाँ मान लो सब लोग अलग अलग रहता है, सबका अपना अपना अलग घर है। चाचा का, चाची का, काका का, काकी का, नाना का, नानी का, मामा का घर है सब। क्रिमिनल के माँ बाप नहीं है। खैर देखो अब ये सारे अड्डे हैं जहां पे क्रिमिनल छुप सकता है। अब एक्चुअल में क्रिमिनल कहां पे रहता है ये तो किसी को पता नहीं है। पुलिस क्या करती है जी, क्रिमिनल के जितने भी मतलब लगभग लोकेटिव मिजाज जिस जगह पे क्रिमिनल छुप सकता है उसको लोकेट करती है। तो क्रिमिनल के जितने भी आपका रिलेटिव्स का घर होगा उस सबको मानेगी पुलिस की हाँ यहाँ पे क्रिमिनल छुप सकता है। तो ये राइट है कि क्रिमिनल ये सब जगह पे रह सकता, सब जगह पे अपना जगह बदलते रहता है कि पुलिस पकड़ नहीं ले। जिस तरीका से हमारा मॉलिक्यूल अपने पाई इलेक्ट्रॉन से घुमाते रहता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक न कर दे, ठीक उस तरह से क्रिमिनल भी अपने आप को घुमाते रहता है जिससे पुलिस को कहीं पकड़ न ले, इसलिए क्रिमिनल घूमते रहता है। तो ये जो आप देख रहे हो
ये क्रिमिनल का एक तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। मीन्स ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया क्रिमिनल का छुपने का। मीन्स सब जगह पे हमेशा घूमते रहता होगा, क्योंकि अगर इस तरह से घूमता रहेगा तो पकड़ाने का चांस कम रहेगा। अब ये हुआ क्रिमिनल का रेजोनेंस हाइब्रिड। अब क्रिमिनल, लेकिन इस जितना भी अड्डा है, चाचा का, चाची का, काका का, काका काकी का, नाना नानी का घर जो है, इस सब जगह पे क्रिमिनल रह सकता है। अब इस सभी घर पे रहने का इक्वल चांस उसका नहीं है। जो अड्डा सबसे ज़्यादा फेथफुल होगा वहाँ पे क्रिमिनल बहुत ज़्यादा समय बिता सकता है आराम से, वहाँ पे पकड़ाने का चांस कम होगा। जिस जगह पे, जो जगह सबसे कम फेथफुल होगा वहाँ पे कम समय रहेगा। तो सबका अलग अलग है स्टेबिलिटी। अब इसमें जैसे मान लो नानी है, तो सबको पता है नानी अपने नवासे के लिए, नवासे मीन्स बेटी के बेटा के लिए, इसको पोत मतलब नाती भी कहा जाता है, नानी अपने नाती के लिए, नवासे के लिए जान दे सकती है, मुंह नहीं खोल सकती है। इसलिए नानी का जो अड्डा है, नानी का जो घर है, वो सबसे ज़्यादा फेथफुल उसके लिए होगा और वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सेफ होगा। तो इस जगह पे वो ज़्यादा देर रहेगा क्योंकि पकड़ाने का चांस सबसे कम है। हम मामा देखो, मामा जनरली दागाबाज रिलेशन होता है मामा का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग को तो अब तक ये मतलब इतिहास में भी है। देख लो, वो मामा कंस हो या मामा कृष्ण हो, दोनों ही लोगों ने बात छुपाया। मामा कंस कृष्ण के साथ और कृष्ण अपने भांजा के अभिमन्यु के साथ। उनको पता था कृष्ण जी को भी कि अभिमन्यु जाएगा चक्रव्यूह में तो मारा जाएगा, फिर भी उसको भेजे किए। वो अलग चीज़ है कि उसका इंपॉर्टेंस अलग था, लेकिन दोनों ही केसेस में था कि मतलब फेथफुलनेस की कमी थी दोनों ही जगह पे। इसलिए मामा जो है, मामा जो सबसे कम फेथफुल अड्डा यह होगा मामा का। तो यहाँ पे छुपने क्रिमिनल कराने का चांस सबसे कम होगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे जाए मामा पुलिस से पैसा लेकर बुला दे, क्या जाओ ले जाओ इसको। इसलिए सभी जगह पे क्रिमिनल को रहने का इक्वल चांस नहीं होगा। क्रिमिनल के अकॉर्डिंग जो उस जगह सबसे ज़्यादा फेथफुल होगा वहाँ ज़्यादा देर रहेगा, जो कम फेथफुल होगा वहाँ पे कम रह सकता है। ठीक वैसे ही ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये हमारे इस कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जो रेजोनेंस करता है, और ये सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से बनता है। लेकिन सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता है। मीन्स resonance hybrid is formed by contribution of canonical structures and proportion of contribution is directly proportional to stability of canonical structure। जिस canonical structure का stability जितना ज़्यादा होगा उसका resonance hybrid में उतना ज़्यादा क्या होगा, contribution होगा, राइट। तो यह आपका हुआ resonance। तो रेजोनेंस को फिर एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं। रेजोनेंस इज ए फेनोमेना और प्रोसेस थ्रू विच ए कंपाउंड कैन इनहैंस इट्स स्टेबिलिटी। ड्यूरिंग रेजोनेंस ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक्स एंड पाई बॉन्ड फॉर्म्स, नथिंग एल्स टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग रेजोनेंस delocalization of pi electrons takes place, and in resonance there is no involvement of any sigma bonds। all structures developed after shifting of pi electrons are called canonical structures or resonating structures of compound। all canonical structures and resonating structures are imaginary, they have no real existence। ये सब के सब इमेजिनरी है क्योंकि हमारी इमेजिनेशन से लिखा हुआ है, इनका रियल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। Actual form of resonating compound is called resonance hybrid, and resonance hybrid is formed by contribution of all canonical structures, and proportion of contribution is directly proportional to stability of canonical structure। For simplicity of reading and writing, we use most stable canonical structure of resonating compounds। दुनिया में जितने भी रेजोनेटिंग कंपाउंड्स हैं, उस कंपाउंड के को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके स्टडी करने के लिए, उसके रीडिंग और राइटिंग करने के लिए हम लोग उसके मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। लेकिन इस बात को दिमाग में रखते हैं कि ये इसका एक्चुअल फॉर्म नहीं है, एक्चुअल फॉर्म इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, राइट। इसके साथ एक और बात मैं बताने जा रहा हूँ
कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो किसी कंपाउंड का होता है वो किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे ब्यूटाओथ्रिडाइन की ही बात करो, ब्यूटाओथ्रिडाइन का मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट है, इससे भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ऐसा क्यों? रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत ज़्यादा स्टेबल क्यों हो जाता है? तो देखो जी, रेजोनेंस हाइब्रिड में ये जो आप देख रहे हो ब्यूटाओथ्रिडाइन, ऑल 4 पाइलेटोन्स पूरे मोलिक्यूल में घूमते रहता है। 4 पाइलेटोन्स पूरे मोलिक्यूल में जब घूमते रहता है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक का चांस क्या होगा? कम हो जाता है, क्योंकि पूरे मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है, तो पता नहीं चलता इलेक्ट्रोफाइल को कि अभी कहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए अटैक का चांस बहुत कम हो जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये बात मैं बताया रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल क्यों होता है वो प्रैक्टिकली। अब फिजिक्स इसके अंदर क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड किसी भी कंपाउंड का उसके किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से मोर स्टेबल क्यों होता है, तो उसको आप समझो। क्योंकि फिजिक्स में क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उस कंपाउंड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़े डेवलप होगा तभी उसका स्टेबिलिटी इनहेंस होगा। अब यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन इट्स एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड is more stable than its any canonical structure or resonating structure. It's any resonating structures. ऐसा क्यों? तो मैं प्रैक्टिकली तो बता दिया हूं कि रेजोनेंस हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल में घूमते रहता है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी उनका ज़्यादा हो जाता है। बट इसके अंदर फिजिक्स क्या है, तो इसके अंदर का फिजिक्स समझो। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन इट्स एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। इसका 2 रीजन है। पहला रीजन यह है कि जैसे तीनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर में यहां पे मोस्ट स्टेबल है, तो मैं इसी से कंपैरिजन कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों का स्टेबिलिटी ऐसे भी से कम है तो कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं इससे। तो देखो जी होता क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड के मीन्स मतलब जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसी 2 रीजन में कन्फाइंड है, इतना ही रीजन में कन्फाइंड है, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसी रीजन में कन्फाइंड है। दूसरी बात कि ये 2 जो इस पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी 2 न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसी 2 कार्बन के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ईच पाई इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड विथ ऑल 4 न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। रेजोनेंस हाइब्रिड में एक सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स चारों कार्बन के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, जबकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एक पाई इलेक्ट्रॉन 2 ही न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। ये भी दोनों से कनेक्ट, ए इलेक्ट्रॉन भी दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, और यह इलेक्ट्रॉन भी इस दोनों कार्बन के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ईच इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड में ईच इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। तो तुम सबको पता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तब यहाँ पे Q1 Q2 बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? फोर्स। तो रेजोनेंस हाइब्रिड मींस कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, और रेजोनेंस हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये तो कूलम्बिक फोर्स हुआ। पहला रीजन यह है कि इन रेजोनेंस हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव फोर्स increases, attractive force increases, right, means इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इंक्रीज होता है। अब अट्रैक्टिव फोर्स, किसी मोलिक्यूल के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स अगर बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अट्रैक्टिव फोर्स, अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे? जैसे मान लो एक क्लासरूम है, इसमें 10 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब पार्टिकल जैसे हैं, वो पूरा क्लासरूम मेरा सिस्टम है। अगर स्टूडेंट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, मीन्स स्टूडेंट के बीच में एमिकेबल रिलेशनशिप होगा, फ्रेंडशिप होगा, तो एक साथ बैठकर पढ़ने का चांस ज़्यादा होगा, क्लास का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट आपस में फाइटिंग करेंगे, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो उनके एक साथ बैठकर पढ़ने का चांस कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। वही बात है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहला रीजन यह होता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है। दूसरा रीजन, सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन यह है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, जो हमारा मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसी रीजन में कन्फाइंड है, यहीं तक घूम सकता है, या दोनों भी यहीं तक कन्फाइंड है, यहीं तक घूम सकता है। बट रेजोनेंस हाइब्रिड में हमारे इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक रिवॉल्व कर सकता है। इसका मीनिंग हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन के घूमने का, मूवमेंट करने का दायरा जो है, रेंज बढ़ गया। अगर इलेक्ट्रॉन के घूमने का रेंज बढ़ गया तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल के अंदर 2 ही फोर्स होता है, एक जो डोमिनेंट है जनरली, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स घट जाता है। मीन्स यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स RF, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाता है जी, डिक्रीज हो जाता है। कहाँ? रेजोनेंस हाइब्रिड में। जब रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होगा तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स घटने का मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है। जैसे मान लो 2 आदमी के बीच में दोस्ती बढ़े या दुश्मनी घटे, दोनों का रिजल्टेंट तो सेम होगा। अगर दुश्मनी घटेगा तब भी उनका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, उनके बीच में क्या डेवलप हो रहा है जी, फ्रेंडशिप। तो वही बात यहाँ पे है, रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन के बीच में हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड में कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। क्लियर? तो यह हमारा रेजोनेंस हुआ। हालांकि रेजोनेंस एक बहुत बड़ा सेक्शन है, पूरे रेजोनेंस मेजोमेरिक इफेक्ट और मेट्रिसिटी सब में कम से कम 6, 7, 8 से ऊपर वीडियो होगा, जिसको 1 बाय 1 करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं बताया रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या है, कैसी इस तरह से होता है, लेकिन इसको हम लोग अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि किसी कंपाउंड के जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे यहीं पे मैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको बता रहा था कि जैसे ब्यूटाओथ्रिडाइन के जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के को राइट पास कैसे करेंगे। कैनोनिकल, क्योंकि मैं बताया हूँ कि केमिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए हमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट करना है। तो केमिस्ट्री का कौन सा रूल है जिसको हमें फॉलो करना है कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट करने के लिए। फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि मोर देन 1 कैनोनिकल स्ट्रक्चर को कैसे आप कंपेयर करोगे। तो मोर देन 1 सब वीडियो चलेगा इस टॉपिक पे,
लेकिन अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्बिटल पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। जो ब्यूटाओथ्रिडाइन का आपने रेजोनेंस देखा है, इसमें देखिए ऑर्बिटल लेवल पे किस तरह से चेंजेज हो रहा है, मीन्स किस तरह का ओवरलैपिंग हो रहा है। क्योंकि मैं बताया हूँ कि रेजोनेंस में पाई बॉन्ड आपका फॉर्म होता है और पाई बॉन्ड ही ब्रेक होता है। तो पाई बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होता है, किस तरह से फॉर्म होता है, उसका ऑर्बिटल लेवल पे क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से होता है, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को रिकमेंड कीजिए और दूसरों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा वाला है। रेजोनेंस जो हमारा है और पूरा का पूरा जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तरह से हार्ट है और जीओसी का हार्ट है रेजोनेंस। तो आपको अच्छे समझना बहुत ज़रूरी है और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो हर चीज़ क्लियरली आपको समझ में आएगा। मैं हर चीज़ को मोर देन 1 टाइम्स बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनो। तो देखो जी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, ब्यूटाओथ्रिडाइन में जो रेजोनेंस हुआ उसको मैं ऑर्बिटल ही दिखा रहा हूँ कि ऑर्बिटल से किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन रेजोनेंस। तो देखो जी, ब्यूटाओथ्रिडाइन के वाले एग्जाम्पल को ही मैं ले रहा हूं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर बीच में इस तरह से हम लोग डबल एरो वाला साइन देते हैं। यह बताता है कि यह कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो सकता है, मीन्स एक दूसरे में कन्वर्सन को रिप्रेजेंट करता है। देखो जी, इस जो तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर है हमारा ब्यूटाओथ्रिडाइन का, इनका ऑर्बिटल पिक्चर देखो। अब यहाँ पे सभी कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास कितना p ऑर्बिटल होता है? 1 क्योंकि कार्बन अपना 1 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन अपना 1 s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल को यूज कर लेता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो 1p ऑर्बिटल क्या बचता है? अनहाइब्रिडाइज्ड। तो सबके पास यहाँ पे एक एक p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल्स। तो ये पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, मीन्स ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग किया है और ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। दूसरे कैनोनिकल में क्या हुआ कि ये ओवरलैपिंग ब्रेक हो गया, ये ओवरलैपिंग ब्रेक हो गया और इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो गया। देखिए ओवरलैपिंग ब्रेक हो गया, ये ओवरलैपिंग हो गया। इस कार्बन पे क्या आ गया? निगेटिव, मीन्स इस p ऑर्बिटल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव, मीन्स इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तीसरे कैनोनिकल में भी कहानी, बीच वाले जो दोनों p ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप किया है। टर्मिनल वाला p ऑर्बिटल ऐसे ही है, बॉन्ड फॉर्म नहीं किया हुआ है, हाँ, लेकिन इस बार इस टर्मिनल वाले पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है? निगेटिव है। तो इस तरीका से ऑर्बिटल पिक्चर हुआ कि आप देख रहे हो कि रेजोनेंस के ड्यूरिंग p ऑर्बिटल्स का पहले वाला ओवरलैपिंग ब्रेक होता है और न्यू ओवरलैपिंग फॉर्म होता है। मीन्स पूरे रेजोनेंस में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसी चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ किस तरीका से पाई बॉन्ड ब्रेक और पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो फाइनली
एक क्लियर हो गया। पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद पाई बॉन्ड को ट्रांसफर करके जो स्ट्रक्चर्स राइट करते हैं, ऑल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड। अब बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है, मैं आपको बता दूं। ये जो आप देख रहे हो, आकाश कोचिंग में जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो रेजोनेंस टॉपिक ही मुझे मिला था पढ़ाने के लिए। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मुझसे पूछा गया था कि ये जो आप 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट किए हैं ब्यूटानोथिडाइन का, उसमें चौथा भी तो हो सकता है। एक कार्बन में पॉजिटिव है, एक कार्बन में नेगेटिव है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। मीन्स मुझसे बोला गया कि ये 4th कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकता है। इस कार्बन में पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है। तो मैं बताया कि एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के ड्यूरिंग सिग्मा बॉन्ड न ब्रेक होता है न फॉर्म होता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम राइट करते हैं पाई बॉन्ड के ब्रेक करके और पाई बॉन्ड को फॉर्म करके। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक या फॉर्म नहीं किया जाता है, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस कार्बन में इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड हुआ। इसलिए यह कंपाउंड इस ब्यूटानोथिडाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हुआ। राइट। तो यह था रेजोनेंस का पहला वीडियो। रेजोनेंस पे बहुत सारा वीडियो बनने वाला। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई कंपाउंड जब रेजोनेंस कर रहा है तो उसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को कैसे राइट करेंगे, हाउ टू राइट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंपाउंड। फिर बताऊंगा कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंपाउंड। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।